यूट्यूब चैनल मेडिकल इन नर्सिज्म। आज की क्लास है हमारी बेस्ड ऑन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को लेके। तो जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हुए हैं मैं उनको बता दूं कि अपकमिंग टाइम में 2025-26 में मोर देन 25,000 प्लस वैकेंसीज़ के लिए एग्ज़ाम होने वाला है। अलग अलग स्टेट अपने अपने एग्ज़ाम कैलेंडर ऑलरेडी रिलीज़ कर दिए हैं। अभी अपकमिंग जो वैकेंसीज़ हैं, जैसे जिस भी स्टेट के नोटिफिकेशन आ गए हैं उनमें टॉप पर था यूपी, जिसने सबसे पहले सीएचओ नोटिफिकेशन निकाला। रेलवे का नोटिफिकेशन भी अपडेट हो गया, फॉर्म भी भर गए हैं। एमपी ग्रुप 5 का नोटिफिकेशन, साथ ही साथ अभी रिसेंट में त्रिपुरा में एएनएम एग्ज़ाम हो चुका है। अपकमिंग सीएचओ एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो भी लोग जहाँ के भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, लास्ट टाइम जो लोग इवन एक मार्क्स से रह गए थे या जिनका टाई अप हुआ था, वो लोग और अच्छे से तैयारी कीजिए। आप अपनी वो चीज़ है जो फाइंड आउट कीजिए अपने से कि आपने कहाँ मिस्टेक की थी जिसके कारण आप उस एक नंबर से रह गए थे। और मैं बता दूं कि स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग अभी मेरे पास रिसेंट में DMER एग्ज़ाम को लेके CHO NHM और रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा मैसेज हैं जो आ रहे हैं। मैं उनको बता दूं, आप DMER का भी पेपर दे रहे हैं तो आप एक बार DMER का पेपर देखिए और एक बार कोई और नर्सिंग का पेपर देखिए या आप कोई और क्लासेस देखिए। तो क्या आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपके मैच नहीं हो रहे हैं, स्पेशली नर्सिंग के? मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है जो मैच ज़रूर होते हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी है जो बहुत ही अच्छे से कीजिए। अभी कोई स्क्रीन पे जो दोनों बुक्स दिख रही हैं मेडिकल एंड नर्सेज हब की बुक्स हैं, जो कि ऑलरेडी आपको बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में फ्लिपकार्ट पे आपके लिए ऐड की गई हैं। आप चाहें तो इन बुक्स को फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं और यदि आप चाहें तो इन बुक्स को डायरेक्ट भी ऑर्डर करके परचेस कर सकते हैं। डायरेक्ट में आपको जो यहाँ पे प्राइस विजिबल हो रही है, स्पेशली CHO बुक की, इसकी प्राइस है जो आपको डायरेक्ट में यदि आप ऑर्डर करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ डिलीवरी है, क्या MRP है, कैसे आप ऑर्डर कर सकते हैं। अब आप में मैं आपके लिए बुक का एक बार इंडेक्स और दिखा देती हूँ, हाफ इंडेक्स बस शो करूँगी ताकि आपके अंदर भी क्यूरियोसिटी रहे कि क्या क्या रहने वाला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इस बुक में जो 2024 के अप्रैल तक एग्ज़ाम हुए हैं वो पेपर्स आपको अपडेटेड हैं। इसी साल अप्रैल मई तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं वो सब पेपर सॉल्व अपडेटेड हैं। साथ में मॉडल पेपर अपडेटेड हैं। बुक यदि आप सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी सॉल्व है, यदि आप अपने से अपने आंसर मैच करते हैं तो आपके लिए 6000 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे ओनली क्वेश्चन पेपर से। फिर आप मॉडल पेपर लगाएंगे जो कि विथ रीजनल के हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो सभी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं। आपको बुक में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो मिल जाएंगी। और जो भी लोग यदि बुक को डायरेक्ट ऑर्डर करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। इन फीटल लाइफ, ऑसिफाइज का मतलब है यहाँ पर बनने वाली पहली वॉन। फीटल लाइफ में बनने वाली सबसे पहली वॉन कौन सी है? क्लेविकल, स्कैपुला, फीमर या फिर ऑल ऑफ दी अबव। आप लोग भी अपने आंसर मार्क कर सकते हैं। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो पहली बॉन है, फर्स्ट बॉन है जो ऑसिफाइड होती है फीटल लाइफ में। सबसे पहले तो बनती है पूरी न्यूरल ट्यूब, लेकिन फर्स्ट बॉन की बात की जा रही है कि सबसे पहले कौन सी बॉन है जो ऑसिफाइड होगी? स्कैपुला, फीमर या फिर क्लेविकल। जनरली 3 बॉन का सबसे पहले ऑसिफिकेशन होता है, क्लेविकल, मैंडिबल एंड मेम्ब्रेनस बोन, जो स्कल की बोन्स होती हैं वो। लेकिन यदि आपको ऑप्शन में क्लेविकल की जगह मैंडिबल आए तो आप उसको मार्क कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले 2 बोन्स हैं जो बनती हैं, फिर आफ्टर दैट जो स्कल की बोन्स है वो भी बनना स्टार्ट होती हैं। ओसिफिकेशन का मतलब है बनना। तो जो फर्स्ट फीटल लाइफ में जो बोन बनेगी वो कहलाएगी क्लेविकल। इसको आप कॉलर बोन के नाम से भी जानते हैं। एस से बोन है। और जो फ्रैक्चर होता है, सबसे कॉमनली जो फ्रैक्चर भी देखने को मिलता है वो भी क्लेविकल बोन में ही होता है। और ह्यूमन बॉडी की एक ओनली ऐसी बोन है जो हॉरिजॉन्टल रहती है। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे जो एक तरीके से हमें कहें कि आड़े, या क्योंकि सभी बोन्स क्या है स्ट्रेट फॉरवर्ड रहती हैं, डाउन साइड रहेंगी, लेकिन ये क्या है हॉरिजॉन्टल वे में रहेगी। ऐसी पहली बोन है जो हॉरिजॉन्टल रहती है, वो क्या है? वो है क्लेविकल। अब एक क्लेविकल जुड़ती कहाँ से? जो चेस्ट की स्टर्नम बोन है, स्टर्नम या फिर जिसको आप ब्रेस्ट बोन कहते हैं, एक साइड तो जुड़ेगी शोल्डर गर्डल ह्यूमरस के यहाँ पर, और दूसरा हिस्सा इसका कहाँ जुड़ता है? स्टर्नम के यहाँ पर। तो ये एक जॉइंट कहलाता है स्टर्नोक्लेविकल जॉइंट। तो जो
स्कैपुला है, स्कैपुला भी आपकी अपर लिम्ब की बोन है, 2 बोन रहेंगी बैक साइड में, तो ये कहलाती हैं शोल्डर ब्लेड। क्या कहलाएंगी? ये कहलाती हैं शोल्डर ब्लेड। तो यहाँ पर स्कैपुला, क्लेविकल, क्लेविकल पूछे एस शेप बोन है, ह्यूमन बॉडी में ओनली हॉरिजेंटल शेप में पाई जाने वाली मात्र के ही बोन है, और ये 5 से 6 वीक में, 5 to 6 वीक की एज में इंट्रायूट्राइन लाइफ में, जब 5 से 6 वीक का फीटस रहेगा उस टाइम पर क्या होती है? बढ़ना स्टार्ट होती है, ऑसिफिकेशन होना इसका स्टार्ट होगा। पहली बोन है जो ऑसिफाइड होती है क्लेविकल, मैंडिबल और मेम्ब्रेनस बोन ऑफ स्कल, जो कि 5 वीक से लेकर 12 वीक तक में बन के पूरी डेवलप हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर यदि पूछे कि पहली ऑसिफाइड बोन कौन सी है तो होगी क्लेविकल। क्लेविकल नहीं है यदि ऑप्शन में तो मैंडिबल रहे तो आप मैंडिबल को भी मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर A clinical symptom of Wasting syndrome in AIDS includes all. वास्टिंग सिंड्रोम, एड्स में जो वास्टिंग सिंड्रोम है इसके सभी क्लिनिकल सिम्टम है किसी एक को छोड़कर। इनवॉलेंट्री गेट लॉस, क्रोनिक डायरिया, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, ईसोफेगल कैंडिडियासिस। क्या है जो यहाँ पर सिम्टम होंगे एड्स के? एड्स के सिम्टम हैं जो क्या होंगे? तो वास्टिंग सिंड्रोम क्या होगा कि वेट लॉस होना। एड्स वाले मरीज में क्या होगा? HIV एड्स में वेट लॉस होगा। वास्टिंग सिंड्रोम का मतलब है कि पूरी बॉडी का 10% वेट है जो क्या हो जाना? लॉस हो जाना। सडनली 10% तक वेट लॉस होना वो कहलाता है वास्टिंग सिंड्रोम। इसमें सडन इनवॉलेंट्री वेट लॉस होगा, और वेट लॉस कैसे होगा? डायरिया के कारण हो सकता है। क्या है? डायरिया के कारण हो सकता है। फीवर लंबे टाइम तक रहेगा, यदि 30 दिन तक कंटिन्यू फीवर रहता है तो भी आपको कोई, यदि इवन 15 दिन तक भी कंटिन्यू फीवर है तो भी आपको कोई डिसीज है जो फाइंड आउट डायग्नोस हो सकती है। 30 दिन तक यदि लंबा फीवर रहे, डायरिया हो, इनवॉलेंट्री वेट लॉस हो, तो यहाँ पर साथ ही साथ आपका वेट लॉस तो होगा ही, फैट और मसल्स में भी लॉस होगा, या फैट, प्रोटीन, मसल सब कुछ लॉस होगा। PM की कंडीशन भी यहाँ पर डेवलप होगी। तो वास्टिंग सिंड्रोम का मतलब सडनली वेट लॉस होना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इनवॉलेंट्री वेट लॉस, क्रोनिक डायरिया, प्रोटीन एनर्जी malnutrition. So here is the right answer is option number A. Wasting syndrome refers to unwanted weight loss of more than 10% of person's body weight. 10% से भी ज़्यादा बॉडी वेट के वजन का लॉस होना, जो कि डायरिया, वीकनेस, फीवर के कारण हो सकता है। मान लीजिए यदि 150 पाउंड का मैन है, 150 पाउंड वेट है किसी पर्सन का, वेट लॉस 15 पाउंड और उससे ज़्यादा हो जाए तो इतने जल्दी वेट का लॉस होना क्या कहलाएगा? वास्टिंग सिंड्रोम। नेक्स्ट वन इज प्राइमरी PPH अकर्स विद इन आवर ऑफ डिलीवरी। प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज है तो कितने घंटे के अंदर डिलीवरी के कंसिडर किया जाएगा? 6 से 24 या फिर 12 आवर। एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी PPH। सेकेंडरी में आफ्टर 24 आवर कंसीडर किया जाएगा। ब्लीडिंग होती है, जो अमाउंट है ब्लीडिंग का वो कितना होता है? 500 ml तक। कितना? यदि डिलीवरी के बाद 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है तो वो कंडीशन कहलाएगी पोस्टपार्टम हेमरेज। इंडिया में सबसे कॉमन जो मैटरनल डेथ का रीज़न है वो क्या है? वो है हेमरेज और ब्लीडिंग। तो प्राइमरी में विद इन 24 आवर के, कितना? विद इन 24 घंटों के अंदर, डिलीवरी के विद इन 24 घंटों के अंदर यदि 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए तो कहलाएगा प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज। क्या होगा? प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज। और इसका एक मेन रीज़न होता है, वो होता है अटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस। क्या होगा? यूट्रस की जो टोन्स है उस टोन का एब्सेंट होना, तो क्या कहलाएगा? अटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा कि प्राइमरी PPH को कब कंसीडर किया जाएगा? जब 24 आवर में 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए तब कंसीडर किया जाएगा। जब ब्लड लॉस मोर देन 500 ml, 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए तब कंसीडर क्या किया जाएगा? पोस्टपार्टम हेमरेज। अब प्राइमरी तो यदि डिलीवरी होने से लेके विद इन 24 घंटों के अंदर यदि हो जाती है 500 ml से ज़्यादा ब्लीडिंग तो कहलाएगा PPH। आफ्टर 24 आवर तो वो कहलाएगा सेकेंडरी PPH। सबसे कॉमन PPH का रीज़न क्या होता है? तो होता है अटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस। क्या है? अटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस।
नेक्स्ट इज excessive alcohol use while on वारफरिन थेरेपी लीड्स टू। एक्सेसिव अल्कोहल का यूज़ करते हैं जब आप वारफरिन थेरेपी पर हैं, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखें कि जब वारफरिन थेरेपी ले रहे हैं लेकिन साथ में अल्कोहल भी ड्रिंक करते हैं, क्या होगा? डिक्रीज्ड एंटीकोआगुलेंट इफेक्ट, इंक्रीज्ड एंटीकोआगुलेशन इफेक्ट, इंक्रीज्ड विटामिन के एब्जॉर्प्शन। वारफरिन क्या है? एक एंटीकोआगुलेंट है। क्या है? एंटीकोआगुलेंट है। अब यदि आप अल्कोहल भी साथ में लेते हैं लेकिन वारफरिन आपकी थेरेपी चल रही है, तो यहाँ पर आपको क्या होने के चांसेस रहेंगे? डिक्रीज्ड एंटीकोआगुलेंट इफेक्ट होगा, इंक्रीज्ड एंटीकोआगुलेशन इफेक्ट, इंक्रीज्ड विटामिन के एब्जॉर्प्शन, या फिर डी नन ऑफ दी अबव। एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक का मतलब है कि आपकी मान लीजिए किसी बीमारी के लिए आपको वारफरिन है जो दिया जा रहा है, वारफरिन दिया जा रहा है जो कि एक टेरेटोजेनिक इफेक्ट भी करती है। तो यदि वारफरिन देते हैं आप, तो साथ में यदि कोई शराब पी रहा है तो क्या होगा? यहाँ पर जो वारफरिन थेरेपी दे रहे हैं आप, कोई शराब भी पी रहा है, ऐसे केस में एंटीकोआगुलेशन इफेक्ट क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि यह अल्कोहल भी है जो आपकी बॉडी में कुछ प्लेटलेट्स, बॉडी टू मेक फ्यूअर प्लेटलेट्स देन नॉर्मल। देखिए, अल्कोहल कैन ऑल्सो कॉज योर बॉडी टू मेक फ्यूअर प्लेटलेट्स देन नॉर्मल। प्लेटलेट सेल्स हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेंगी। वारफरिन क्या है? इंटरफेयर करेगा क्लॉटिंग प्रोसेस में। तो यदि आप शराब पीते हैं तो यहाँ पर मेजर ब्लीडिंग का कारण बन सकता है, क्योंकि वारफरिन इस चांस को और बढ़ाने का काम करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? इंक्रीज्ड एंटीकोआगुलेशन इफेक्ट। क्लियर है? मान लीजिए कोई शराब पी रहा है लेकिन उसकी वारफरिन थेरेपी चल रही है, तो ऐसे केस में जो एंटीकोआगुलेशन इफेक्ट है वारफरिन का, वो भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ेगा जब ये इफेक्ट, तो यहाँ पर वारफरिन के इफेक्ट पड़ने के कारण ब्लीडिंग के रिस्क हैं वो भी बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट वन, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो एक्सप्रेस्ड एज। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, सॉरी रेशियो है, किस टर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा? ऑप्शन में है पर 1 लाख बर्थ, पर 10,000 बर्थ, पर 1,000 बर्थ, या फिर पर 1,000 पॉपुलेशन। मैटरनल मोर्टेलिटी का डिनोमिनेटर हमेशा एग्जाम में आता है, किस टर्म में यूज़ किया जाता है? सभी 1000 में यूज़ किए जाते हैं, चाहे IMR हो, लेकिन MMR में मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो में जो डिनोमिनेटर है वो होता है 1 लाख। कितना? 1 लाख बर्थ। ये देखिए, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इज द नंबर ऑफ वुमेन हु डाइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ पर 1 लाख लाइव बर्थ, पर 1 लाख लाइव बर्थ। अब यहाँ पर प्रेगनेंसी कंसीव करने से लेकर डिलीवरी होने के 42वें दिन तक यदि डेथ हो जाए माँ की, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो कितना है? वो 1 लाख पर बर्थ। डिनोमिनेटर पूछे तो वो क्या है? वो नंबर ऑफ वुमेन डाइज 1 लाख पर लाइव बर्थ। 1 लाख लाइव बर्थ में जो वुमेन की मरने की जो संख्या है वो यहाँ पर एज ए डिनोमिनेटर के तौर पे यूज़ किया जाएगा। तो जो यहाँ पर एक्सप्रेस करेंगे आप MMR को, वो क्या होगी? 1 लाख बर्थ। नेक्स्ट वन, MTP एक्ट डज नॉट अलाउ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आफ्टर। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत कितने वीक की प्रेगनेंसी के बाद आप टर्मिनेट नहीं करवा सकते? 30 वीक्स, 20 वीक्स, 24 वीक्स, या फिर 28 वीक्स। कितने वीक की प्रेगनेंसी के बाद टर्मिनेट है जो नहीं करा सकते प्रेगनेंसी को, मतलब कि बेबी अबॉर्ट नहीं करा सकते, तो वो यहाँ पर क्या होगा? MTP एक्ट के तहत 20 हफ्ते तक। जो यहाँ पर ड्यूरेशन दिया जाता है वो होता है ओनली 20 वीक का। लेकिन कब तक? आफ्टर दैट हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी यू कांट टर्मिनेट, सो इट्स 20 वीक्स। कितना? 20 वीक की प्रेगनेंसी के बाद है जो आप टर्मिनेट नहीं करवा सकते हैं। MTP एक्ट 1971 में आया था। फिर यहाँ पर अमेंडमेंट एक्ट भी आया था, अमेंडमेंट में 24 कर दिया गया था, लेकिन कुछ साथ में कंडीशंस भी लगाई गई थी। तो यहाँ पर अबॉर्शन कंसीडर किया जाता है इंडिया में
लीगल तरीके से यदि हम बात करें तो होता है एनटीपी एक्ट के तहत 20 वीक तक की प्रेगनेंसी हो, लेकिन यदि 20 वीक से ज़्यादा की प्रेगनेंसी हो जाती है तो अबॉर्शन करने की परमिशन नहीं दी जाती है। 1971 में एमटीपी एक्ट आया था, तो यहाँ पर इस एक्ट के तहत 20 वीक से आगे की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं करवाया जाता है। कुछ एक्सेप्शनल केस में 24 वीक्स में टर्मिनेट कर सकते, लेकिन ऐसे केस में कोर्ट का ऑर्डर या फिर कुछ और अदर रीजंस रहेंगे तभी प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जाती है। नेक्स्ट इज अंडर एमसीएच प्रोग्राम आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स टू बी गिवन डेली टू मदर्स एज। तो आईएफए टैबलेट हैं जो माँ को, जो मैटरनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है उसके तहत माँ को डेली कितनी आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जाएंगी, कितना डोज दिया जाएगा। ऑप्शन में 60 mg आयरन प्लस 500 mcg फॉलिक एसिड। नेक्स्ट ऑप्शन है 100 mg आयरन प्लस 500 mcg फॉलिक एसिड। नेक्स्ट 60 mg आयरन प्लस 100 mcg फॉलिक एसिड, या फिर 100 mg आयरन प्लस 100 mcg फॉलिक एसिड। तो एमसीएच प्रोग्राम के तहत कितना आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट दी जाती हैं, तो वो होता है 100 mg आयरन प्लस 500 mcg फॉलिक एसिड। कितना कंपोनेंट क्या है इसके, मैटरनल हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, चाइल्ड हेल्थ, स्कूल हेल्थ, हैंडीकेप्ड चिल्ड्रन, केयर ऑफ चिल्ड्रन इन स्पेशल सेटिंग जैसे कि डे केयर वाले हो गए, मैटरनल हेल्थ सर्विसेज। तो यहाँ पर ये सभी क्या है, प्राइमरी हेल्थ केयर के पार्ट हैं। और इस एमसीएच केयर के तहत जो आईएफए टैबलेट दी जाती हैं वो होती हैं कितनी, 100 mg आयरन की प्लस 500 mcg फॉलिक एसिड की। नेक्स्ट वन इज स्पर्मिसाइड यूज्ड इन कॉन्ट्रासेप्टिव टुडे जो एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है इसमें कौन सा स्पर्मिसाइड यूज किया जाएगा। प्रोस्टाग्लैंडिन F2, MPA, 9-nanoxynol या फिर नन ऑफ दी अबव। तो जो यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव टुडे क्या है, टुडे जो कि एक वेजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव है, यहाँ पर इसमें जो स्पर्मिसाइड यूज़ किया जाता है वो होता है 9-nanoxynol। क्या 9-nanoxynol, तो यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। ये देखिए टुडे वेजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कि बर्थ कंट्रोल प्रोडक्ट के तौर पे यूज़ की जाएगी। इसमें क्या रहेगा, 1000 mg ऑफ नैनोक्सिनॉल रहेगा, नैनोक्सिनॉल 9, जो कि जैसे ही इंटरकोर्स किया जाएगा तो स्पर्म को किल करने का काम करेगा कौन, नैनोक्सिनॉल। तो यहाँ पर इंसर्टेड इनटू द वेजाइना एंड वाइल इन प्लेस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रेगनेंसी फॉर 24 आवर, 24 घंटों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। द फोर्थ डायमेंशन ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग चौथे नंबर का हेल्थ डायमेंशन कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, आपको हेल्थ डिटर्मिनेंट डायमेंशन में से एक क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे ANM का पेपर दें आप या NHM या फिर CHO कोई सा भी एग्जाम दें। तो फोर्थ डायमेंशन कौन सा है, फिजिकल, मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन या फिर स्पिरिचुअल डायमेंशन। चौथे नंबर का डायमेंशन कौन सा है, तो जो फोर्थ डायमेंशन है वो है यहाँ पर आपका स्पिरिचुअल डायमेंशन। कौन सा, स्पिरिचुअल डायमेंशन। टोटल 5 डायमेंशन होते हैं, फर्स्ट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड लास्ट वन इज द सोशल। तो यहाँ पर जो हेल्थ डायमेंशन है ये डायमेंशन एक से दूसरे को अफेक्ट करते हैं। हेल्थ की डेफिनेशन क्या है WHO के अकॉर्डिंग, हेल्थ एज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग इन विच एनी डिसीज एंड इन्फर्मिटी आर एब्सेंट। तो यहाँ पर क्या WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ की डेफिनेशन है। तो इसमें जो 5 डायमेंशन है जिसमें से चौथे नंबर का पूछा गया है तो वह स्पिरिचुअल डायमेंशन, और 5वां पूछते तो वो था सोशल डायमेंशन। फर्स्ट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड लास्ट इज द सोशल डायमेंशन। एक डायमेंशन दूसरे डायमेंशन को डायरेक्टली है जो क्या करेगा, अफेक्ट करने का काम भी करेगा। नेक्स्ट इज अ कपल विथ 1 child has been trying without success for several years to have another child. The following terms would describe the situation. एक कपल है, एक चाइल्ड उनका ऑलरेडी है, लेकिन वो कई सालों से कोशिश कर रहे हैं कि उनको दूसरा बच्चा भी हो जाए, लेकिन क्या हो रहे हैं, अनेबल हो रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। तो ये क्या है,
प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, स्टरलिटी या फिर इरिवर्सिबल इनफर्टिलिटी। तो यहाँ पर क्या है कि एक बच्चा हो गया है तो लेकिन अब दूसरे के लिए ट्राई कर रहा है तो हो नहीं रहा है, तो स्टरलिटी तो है नहीं क्योंकि एक ऑलरेडी हो गया है, और ना ही ये प्राइमरी होगा क्योंकि एक बच्चा ऑलरेडी है, दूसरे के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो ये कहलाएगी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी का मतलब होता है कि एक भी बच्चा कंसीव ना हो पाता, लेकिन यहाँ पर एक बच्चा ऑलरेडी कंसीव हो गया है, दूसरा बच्चा चाहिए है, 1 साल से बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव के क्या कर रहे हैं, प्रेगनेंसी कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो क्या है, वो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। स्टरलिटी का मतलब ये कि इनेबिलिटी टू अचीव अ प्रेगनेंसी, कई सालों तक कोशिश करने के बाद एक भी बच्चा ना होना, तो क्या है, वो कहलाएगा स्टरलिटी। लेकिन एक बार बच्चा हो गया है, या फिर इनफर्टिलिटी का मतलब ये भी हो सकता है कंसीव कर जाए लेकिन बच्चा ना हो पाए, वुमेन प्रेग्नेंट हो जाए लेकिन बेबी को, जो लाइव बेबी उसको बॉर्न ना कर पाए, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, इट्स अ सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, क्योंकि 1 चाइल्ड ऑलरेडी है, दूसरे के लिए कोशिश की जा रही है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट इज रेड क्रॉस सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय, रेड क्रॉस सोसाइटी है जो कब इसकी स्थापना हुई थी, हेनरी फोर्ड के द्वारा, हेनरी डोनाल्ड, हेनरी ब्राउनी या फिर नन ऑफ द अबव। एक क्वेश्चन आता है रेड क्रॉस सोसाइटी, तो रेड क्रॉस सोसाइटी को कई बार नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, 3 से 4 बार लगातार जो प्राइज़ मिला है वो रेड क्रॉस सोसाइटी को ही मिला है। तो इसकी स्थापना की थी किसने, हेनरी डोनाल्ड ने 1920 में, किसने, हेनरी डोनाल्ड ने 1920 में इसकी स्थापना की थी, रेड क्रॉस सोसाइटी। नेक्स्ट इज विच इज़ द लास्ट फेज ऑफ होम विजिटिंग इन फैमिली हेल्थ सर्विसेज। तो फैमिली हेल्थ सर्विसेज में लास्ट फेज कौन सी है, एक्टिविटी फेज, प्री विजिट फेज, टर्मिनल फेज या फिर पोस्ट विजिट फेज। यहाँ पे कहा है होम विजिट किया आपने किसी भी फैमिली के यहाँ पर, तो फैमिली हेल्थ सर्विसेज के अकॉर्डिंग लास्ट फेज क्या होगी, लास्ट फेज होगी पोस्ट एक्टिविटी फेज। कौन सी, पोस्ट विजिट फेज और पोस्ट एक्टिविटी फेज भी कह सकते हैं, तो यहाँ पर पोस्ट विजिट फेज कहलाएगी कौन सी, लास्ट फेज। पहली होती है इनिशिएशन फेज, दूसरी होती है फिर प्री विजिट फेज, तीसरी होती है एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द फेज, क्या आपने एक्टिविटी की, चौथे नंबर पर होता है टर्मिनेशन फेज और 5वें पे आता है पोस्ट विजिट एक्टिविटी। मतलब आफ्टर आप सब कुछ करा है दोबारा से एक बार और चेक करने जा रहे हैं, तो वो कहलाएगी पोस्ट विजिट फेज। अर्ली और इनिशियल फेज पूछें तो वो कहलाती इनिशिएशन फेज, फिर प्री विजिट, फिर एक्टिविटी, फिर टर्मिनेट करना है, फिर यहाँ पर पोस्ट विजिट फेज। लास्ट फेज यहाँ पे पूछी है होम विजिट की इन फैमिली में, तो वो क्या होगी, वो होगी पोस्ट विजिट फेज। टर्मिनल फेज 4th नंबर पे आएगी, क्लियर है। नेक्स्ट इज हाउ मच लीटर ऑफ वाटर डिसइंफेक्टेड विथ अ सिंगल 0.5 mg क्लोरीन टैबलेट। यदि आपके पास 0.5 mg की क्लोरीन की गोली है तो कितना पानी डिसइंफेक्ट होगा, 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर या फिर 25 लीटर। क्लोरीनेशन ऑफ वाटर जब यदि करते हैं आप, तो क्लोरीन की जो 0.5 mg की टैबलेट है से कितना पानी डिसइंफेक्ट होगा, तो होगा 20 लीटर। कितना, 20 लीटर पानी डिसइंफेक्ट होगा। तो प्रोसेस है, प्रोसेस क्या कहलाएगी, क्लोरीनेशन ऑफ वाटर। और क्लोरीनेशन ऑफ वाटर को चेक करने के लिए जो टेस्ट होगा वो कहलाता है ऑर्थोट्यूलिडीन टेस्ट। क्या है, ऑर्थोट्यूलिडीन टेस्ट किया जाएगा क्लोरीनेशन ऑफ वाटर में क्लोरीन की मात्रा कितनी है उसके लिए। और जो प्रोसेस है यहाँ पर क्लोरीन की टैबलेट मिक्स कर रहे हैं पानी में, वो कहलाएगी क्लोरीनेशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज measures taken to stop the progress of disease is called which kind of prevention। तो जो मेजर्स लिए जा रहे हैं, मतलब जो भी स्टेप कदम उठाए जा रहे हैं कि डिसीज़ की प्रोग्रेस को क्या करना है, स्टॉप करना है। डिसीज़ हो गई, पता चल गया, उसकी प्रोग्रेस को क्या करना है, मैनेज करना है। तो यहाँ पर कौन सा प्रिवेंशन होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या फिर नन ऑफ द अबव। प्राइमरी में डिसीज़ को आप क्या करते, होने के पहले की फेज़ है जिसमें इम्यूनाइजेशन, हेल्थ एजुकेशन के
के थ्रू क्या कर सकते होने से बचा ही सकते हैं। सेकेंडरी में हो गई है डिसीज़, डायग्नोस हो गई, लेकिन कॉम्प्लिकेशन को रोकना है, तो होगा सेकेंडरी। टर्सरी में क्या होगा, ट्रीटमेंट हो गया, जो भी इंजरी है या फिर जो भी डिसीज़ है वो सब ठीक हो गई, लेकिन दोबारा से वापस से फंक्शनिंग में लाना क्या कहलाएगा, टर्सरी। प्रिवेंशन और कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना। तो यहाँ पर कहा है कि डिसीज़ की प्रोग्रेस को स्टॉप करना, मतलब पता चल गया कि डिसीज़ हुई है तो ये प्राइमरी नहीं है, ये कहलाएगा सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। A 30-year-old pregnant woman is diagnosed with pulmonary TB. Which of the following anti-TB drugs should not be given? क्वेश्चन ध्यान से देखें। 30 साल की प्रेग्नेंट वुमेन है, टीबी डायग्नोस हुई है उसको, पल्मोनरी टीबी मतलब लंग्स को अफेक्ट करने वाली टीबी, कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग आपको उसके लिए नहीं देना है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजिड, इथाम्ब्यूटल या फिर रिफाम्सिन। तो यहाँ पर कौन सी ड्रग नहीं देना, स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजिड, इथाम्ब्यूटल या फिर रिफाम्सिन। प्रेगनेंसी में ऐसी कौन सी ड्रग आप देंगे जो बेबी को अफेक्ट करेगी, हार्म पहुँचा सकती है, तो वो होगी स्ट्रेप्टोमाइसिन। वही ड्रग आपको नहीं देना है, क्योंकि ये टेरेटोजेनिक इफेक्ट करके प्रेगनेंसी में क्या करेगी, जो बच्चा है फीटस है उसको हार्म पहुँचा सकती है, प्री टर्म डिलीवरी करा सकती है, बच्चे की डेथ हो सकती है, यूट्रस में कुछ भी हो सकता है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन कॉन्ट्राइंडिकेट रखी गई है कब, प्रेगनेंसी। फॉलोइंग एल्बेंडाजोल थेरेपी नर्स नीड टू एजुकेट द पेरेंट्स टू ऑब्जर्व स्टूल फॉर। तो एल्बेंडाजोल थेरेपी है जो दी जाती है 1 साल की उम्र से ज़्यादा के बच्चों को दी जाती है। यदि बच्चे की उम्र 1 साल से कम है तो एल्बेंडाजोल नहीं दी जाती, अब 1 ईयर के बाद दी जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है CHOK में, ऑप्शन में था आपको, लेकिन ना तो वहाँ 1 ईयर था, लेस देन 1 ईयर करके दिया गया था। तो एल्बेंडाजोल कभी भी 1 साल से कम उम्र के बच्चों को ये नहीं दी जाती है। क्लियर। अब यहाँ पे यदि एल्बेंडाजोल थेरेपी दी जा रही है बच्चे में, जो कृमि मुक्त दिवस मनाते हैं हम, उसी के दिन है जो गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट जो संस्था है वहाँ पे बच्चों को दी जाती है, आंगनवाड़ी में दी जाती हैं। तो एल्बेंडाजोल थेरेपी देने के बाद पेरेंट्स को क्या आप समझाएंगे कि आप स्टूल ऑब्जर्व करें। क्यों? मेलेना के लिए, मतलब ब्लड मिक्स्ड स्टूल है, इसलिए ऑब्जर्व करना है। क्या मेलेना का मतलब होता है ब्लड मिक्स्ड स्टूल। पैसेज ऑफ वार्म क्ले कलर्ड स्टूल या फिर नन ऑफ द अबव। क्यों आप कहेंगे कि एल्बेंडाजोल थेरेपी देने के बाद आप अपने बच्चे की स्टूल को ऑब्जर्व करें? जस्ट बिकॉज एल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल देने के बाद जो भी वार्म रहेंगे वो क्या होंगे, मरेंगे। मरने के बाद क्या है, स्टूल के साथ फीकल मटेरियल के साथ बाहर आएंगे। इसीलिए आपको क्या करना है, डिवॉर्मिंग एजेंट है एल्बेंडाजोल, तो ये जो वार्म को क्या करेगा, मारेगा, और मरने के बाद क्या करेंगे, जो वार्म है फीकल मटेरियल के साथ बाहर आएंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि आप पैसेज ऑफ वार्म के लिए ऑब्जर्व कर रहे हैं कि स्टूल के साथ वार्म आए हैं या नहीं। क्लियर। एक क्वेश्चन और है, बहुत एग्जाम में आता है, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू मास्लो हायरार्की नीड्स ऑफ थ्योरी द हाईएस्ट लेवल इज। 3 लेवल होते हैं यहाँ पर, इसमें जो 5 लेवल में पूरी थ्योरी डिवाइड की जाती है। तो यहाँ पर जो हायरार्की नीड्स की हाईएस्ट लेवल नीड्स क्या है, बॉटम टू टॉप में जो सबसे हाईएस्ट टॉप पे है वो कौन सी नीड है, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी सिक्योरिटी, लव एंड अफेक्शन या फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सबसे हाईएस्ट लेवल नीड्स की बात की जा रही है। तो सबसे लो में तो आएगी आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिर आएगी सेफ्टी सिक्योरिटी, फिर आएगा लव अफेक्शन। यहाँ पर हाईएस्ट नीड होगी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मास्लो ऑफ हायरार्की थ्योरी से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि बेसिक नीड्स में है आपकी सेफ्टी और फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल में सेल्फ स्टीम, लव, बिलोंगिंगनेस, लास्ट में आती है टॉप पर सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो बेसिक नीड्स क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड्स में फूड, वाटर, वार्मथ, रेस्ट, सिक्योरिटी, सेफ्टी। फिर बिलोंगिंगनेस, लव नीड्स, स्टीम नीड्स से आएगी साइकोलॉजिकल में, मतलब मेंटली आपको फीलिंग होना चाहिए, आपके जो आस पड़ोस हैं वो होना चाहिए, फ्रेंड्स होना चाहिए, सब किस में आएंगे, साइकोलॉजिकल में। सेल्फ फुलफिलमेंट मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें, एक से एक चीज़ें अचीव करनी है आपको, तो वो किस में आएगी, वो आएंगी टॉप पे, तो वो कहलाएगी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स।
नेक्स्ट है यहाँ पर आपको आंसर के दिया गया है मलेरिया टेस्ट किट का नाम, कि जो मलेरिया टेस्ट किट है उसका नाम क्या है। ऑप्शन में है यहाँ पर, सॉरी ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, डायरेक्ट आपको आंसर बताया गया है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। इस किट का नाम है मोनोवैलेंट किट। फाल्सीपैरम मलेरिया को डायग्नोस करने के लिए जो किट यूज़ की जाती है वो कहलाती है RDT किट और मोनोवैलेंट किट। तो यहाँ पर ब्लड स्मीयर टेस्ट करके पता चलेगा तुरंत एट द टाइम है जो क्या होगा, डायग्नोस भी हो जाएगा। तो ये क्या कहलाती है, मोनोवैलेंट और बाईवैलेंट किट। नेक्स्ट है यहाँ पर, आई थिंक ये क्वेश्चन जम्मू कश्मीर CHO एग्जाम में आया है, मलेरिया टेस्ट किट पूछा गया था जब। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, इन 6, 10 and 14 वीक्स वैक्सीनेशन इन इन्फेंट वैक्सीनेशन पेंटावैलेंट इज गिवन एंड विच वन इज ऑल्सो एडमिनिस्टर्ड। 6, 10 and 14 वीक्स की एज में बच्चे को पेंटावैलेंट वैक्सीन दी गई है। पेंटावैलेंट में 5 वैक्सीन इंक्लूडेड होती हैं, लेकिन उसके साथ में और कौन सी वैक्सीन भी दी जाएगी, मीजल्स, OPV, रोटावायरस या फिर टाइफॉइड। कौन सी वैक्सीन दी जाएगी 6, 10 और 14 वीक्स में पेंटावैलेंट के साथ में। जो प्रेफरेंस दी जाती है, OPV तो 0 डोज एट द टाइम ऑफ बर्थ भी दिया जाता है, लेकिन 6, 10, 14 वीक्स के साथ में जो एक और वैक्सीन दी जाती है वो होती है रोटावायरस वैक्सीन। कौन सी, रोटावायरस वैक्सीन, जो बच्चों को डायरिया से प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। एक होती है रोटारिक्स, दूसरी होती है रोटाटैक। तो जो वैक्सीन दी जा रही है यहाँ पर, वैक्सीन का नाम क्या है, रोटावायरस वैक्सीन। 5 ड्रॉप दी जाती हैं। पेंटावैलेंट वैक्सीन में तो 5 वैक्सीन इंक्लूडेड रहेंगी, लेकिन रोटावायरस वैक्सीन की 5 ड्रॉप दी जाती हैं। देखिए यहाँ पर पूरा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल दिया गया है कि कौन सी वैक्सीन कब दी जाती है। तो BCG सबसे पहले दी जाती है एट द टाइम ऑफ बर्थ 0.05 ml, यदि उम्र एक महीने तक है, 1 मंथ तक की एज में। लेकिन यदि उम्र 1 महीने से 1 साल तक की हो गई तो डोज भी बढ़ के 0.1 ml हो जाएगा। 1 साल तक ही दे सकते, फिर इसको नहीं दे सकते हैं। फिर यहाँ पर इंट्राडर्मल रूट से देने वाली एक ही सिंगल वैक्सीन यही है। इंट्राडर्मल जो दी जा रही है यहाँ पर, एक तो IPV दी जाती है और दूसरी दी जाती है BCG। तो यहाँ पर जो BCG दी जा रही है कैसे होगी, इंट्राडर्मल होगी, लेफ्ट अपर आर्म में। याद रखें, परमानेंट स्कार फॉर्मेशन भी यही वैक्सीन करेगी। इसका जो डाइल्यूएंट है वो क्या है, नॉर्मल सलाइन। फिर हेपेटाइटिस B का बर्थ डोज दिया जाता है एट द टाइम ऑफ बर्थ विद इन 24 घंटों के अंदर 0.5 ml इंट्रामस्कुलर एंटीरियोलैटरल साइड वास्टस लैटरलिस मसल्स में दिया जाएगा। फिर जो एट द टाइम ऑफ बर्थ एक और वैक्सीन दी जाती है वो होती है OPV का 0 डोज दिया जाएगा। ये 0 इसलिए कहलाता है इसको बाद में, क्योंकि 6, 10, 14 वीक्स के साथ में इसको फिर से दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में हो सकता है थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो, तो OPV भी दिया जाता है 6, 10, 14 वीक्स में, और रोटावायरस, दोनों दिए जाते हैं। क्लियर, दोनों दिए जाते हैं, OPV भी दिया जाता है और रोटावायरस भी दिया जाता है 6, 10 और 14 वीक्स में। तो यहाँ पर OPV का 6, 10, 14 वीक्स में 5 साल की उम्र तक इसको दिया जाता है। यदि इनकेस इसको 6, 10, 14 वीक्स में नहीं दे पाए तो आगे पीछे भी दे सकते हैं, लेकिन रोटावायरस मैंने मार्क इसलिए किया क्योंकि इसी के साथ में ही दिया जाता है। पोलियो रोटावायरस को देते टाइम में बीच में एक गैप रखा जाता है 15 से 20 मिनट का, लेकिन यहाँ पर हॉस्पिटल में प्रेफरेंस दे दी जाती है। यदि पेंटावैलेंट दिया गया है तो आफ्टर दैट ओरली रोटावायरस को दी जाती है। पेंटावैलेंट में जो वैक्सीन होती है, एक होती है डिप्थीरिया, परटिसिस, टिटनस 3, हेपेटाइटिस B प्लस, हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा टाइप B वैक्सीन दी जाती है इंट्रामस्कुलर रूट से एंटीरियोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई 0.5 ml। OPV की 2 बूंद हैं जो दी जाती हैं। फिर यहाँ पर रोटावायरस दिया जाता है 5 ड्रॉप 6, 10, 14 वीक्स में ओरली इसको दिया जाता है। न्यूमोकोकल इंट्रामस्कुलर दिया जाता है 6 वीक और 14 वीक्स में, और जब 9 महीने कंप्लीट हो जाए तो बूस्टर डोज। मीजल्स जब पूरे 9 महीने हो जाएं तब 9 महीने से लेकर 12 महीने के बीच में। फिर विटामिन A का फर्स्ट डोज दिया जाता है मीजल्स के साथ में 9 महीने की उम्र में ओरली 1 ml। 5 साल की एज तक 1 लाख आयु।
तो यहाँ पर एक क्या है, एक बेसिक चार्ट दिया गया है, इम्यूनाइजेशन चार्ट। आपको ये बहुत इजी लगेगा, याद होगा तो इजी लगेगा, याद नहीं होगा तो बहुत टफ भी लगेगा। तो यहाँ पर जिसको भी ये याद नहीं है प्लीज़ याद कर लें, क्योंकि आपके लिए तो एग्ज़ाम में आता ही आता है, चाहे आप क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन यदि इनमें कुछ पेनफुल या फिर हम ये कह सकते हैं कि एब्सिस फॉर्मेशन हो जाए या गठान टाइप से बन जाए तो उसको सिस्ट का नाम दिया जाता है, और इसके लिए भी यदि नॉर्मली ठीक नहीं होती तो एक्सीजन करके इसको भी रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन बिनाइन न्यूप्लाज्म ऑफ द सर्विक्स एंड एंडोसर्विक्स। मोस्ट कॉमन बिनाइन मतलब ना फैलने वाला, एक होता है क्या मेटास्टैटिक और दूसरा होता है बिनाइन। बिनाइन वाला फैलता नहीं है, एक ही जगह पे क्या करेगा, अपनी साइज को बढ़ाएगा। न्यूप्लाज्म में सर्विक्स और एंडोसर्विक्स का पॉलिप्स, लियोमायोमा, नेबाथियन सिस्ट, एंडोमेट्रियोसिस या फिर गार्टनर डक्ट सिस्ट क्या कहलाएगा। मोस्ट कॉमन है, बिनाइन न्यूप्लाज्मा है सर्विक्स और एंडोसर्विक्स का, तो ये क्या कहलाएगा। तो यहाँ पर इसके लिए जो नाम यूज़ किया जाएगा वो क्या होगा, वो होगा पॉलिप्स, क्योंकि मोस्ट कॉमन बात की गई, क्या होगा, पॉलिप्स। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका पॉलिप्स। पॉलिप्स मतलब कि कॉमन है, बिनाइन है मतलब फैलेगा नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा पॉलिप्स। जो गार्टनर डक्ट है, क्या है, गार्टनर सिस्ट डक्ट है, ये अलग तरीके से है। इसमें जो फॉर्मेशन होगा गार्टनर सिस्ट डक्ट में, सिस्टिक लीजन्स होंगे जो कि वेजाइना के यहाँ पे बनेंगे, कहाँ पर, वेजाइना के यहाँ पर बनेंगे। नेक्स्ट वन, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, पॉलिप्स। नेक्स्ट वन इज ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट एल्कोहल विड्रावल सिम्टम इज। कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाएगी अल्कोहल विड्रावल सिम्टम के लिए। अल्कोहल विड्रावल सिम्टम का मतलब है कि जो लोग शराब पी रहे हैं उनकी शराब स्टॉप कर दी गई है, क्या है, उनकी शराब को स्टॉप कर दिया गया है। आफ्टर दैट जो सिम्टम बनेंगे बॉडी में, जो विड्रावल सिम्टम बनेंगे, उनको ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग अपनाई जाएगी, नेलोक्सोन, डाइसल्फ्राम, एसिटामिनोफेन या फिर क्लोरथियाजेप ऑक्साइड। एक चीज़ याद रखें, डाइसल्फ्राम और कोई अदर ड्रग हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो एल्कोहल के लिए एज ए डिटरेंट मतलब छुड़वाने में हेल्प करेगी, क्या है, जो डिटरेंट ड्रग है वो होगी डाइसल्फ्राम। लेकिन यहाँ पर विड्रावल सिम्टम के लिए बात की गई है तो वो क्या होगी, क्लोरडाइजेप ऑक्साइड। क्या होगा, क्लोरडाइजेप ऑक्साइड। और जो एल्कोहल विड्रावल के कारण कॉमन सिम्टम होता है यहाँ पे आपका एग्जाम में पूछा जाता है, होता है डेलीरियम ट्रिमर्स। क्या होगा, लेट इंसोम्निया, क्रॉनिक इंसोम्निया, एक्यूट इंसोम्निया या फिर इनिशियल इंसोम्निया। तो इंसोम्निया का तो मतलब होता है कि नींद ही ना आना, लेकिन डिले इन फॉलिंग अस्लीप, तो डिले इन फॉलिंग अस्लीप के लिए जो टर्म यूज़ किया जाएगा वो क्या होगा, कौन सा टर्म यहाँ पे आपका यूज़ किया जाएगा, तो होगा आपका एक्यूट इंसोम्निया। क्या होगा, एक्यूट इंसोम्निया। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, एक्यूट इंसोम्निया। ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है कि डिले इन फॉलिंग अस्लीप। एक तो होता है इंसोम्निया, इंसोम्निया का मतलब क्या होगा कि नींद ही ना आना, क्या है, नींद ना आना। फिर एक्यूट इंसोम्निया का मतलब डिले इन फॉलिंग अस्लीप। नेक्स्ट वन, नेम द नॉन स्टिमुलेंट ड्रग विथ नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटिंग एक्शन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ADHD। तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के लिए, ADHD के लिए एक ड्रग यूज़ की जाती है, नॉन स्टिमुलेंट ड्रग है, जो जिसमें नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर एक्शन रहेगा। तो ये ड्रग का नाम क्या है, एटोमॉक्सिटिन, डेक्सामेथामाइन, मिथाइलफेनिडेट या फिर फिमोजिड। कौन सी मेडिसिन है जो नॉन स्टिमुलेंट ड्रग है, ADHD के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है, तो यहाँ पर एटोमॉक्सिटिन, कौन सी, एटोमॉक्सिटिन ड्रग है। तो जो एटोमॉक्सिटिन ड्रग है किस क्लास की ड्रग है, ये जो एटोमॉक्सिटिन ड्रग है ये कौन सी क्लास की ड्रग है, ये जनरली यूज़ की जाती है ADHD के लिए
और ये साइको स्टिमुलेंट से क्या है, कभी कभी इसको अकेले भी दिया जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द यूज तो ड्रग ऑफ चॉइस किसके लिए कंसीडर की गई है, ADHD के लिए। और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट नहीं करती है। एक चीज़ ध्यान में रखें, यहाँ पे साफ कहा है, नॉन स्टिमुलेंट ड्रग है जो कि नॉर एपिनेफ्रिन रिसेप्टर इनहिबिटर्स पर काम करेगी और ट्रीटमेंट में यूज़ होती है ADHD के। तो क्या है, एटोमॉक्सिटिन ड्रग, इसका जो मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है ADHD के मरीज में ही इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज हाउ शुड अ नर्स एडमिनिस्टर एन आयरन इंजेक्शन टू एन एडल्ट। तो यदि एक एडल्ट के लिए आयरन इंजेक्शन दिया जाना है तो कैसे देंगे आप, इंट्राडर्मल इन द फोरआर्म, सबक्यूटेनियस इन द आर्म, जेट ट्रैक इंट्रामस्कुलर इन द ग्लूटियल या फिर इंट्रामस्कुलर इन द डेल्टॉइड। तो यहाँ पे अब आपके दो ऑप्शन तो ऐसे होगा कि दिया ही नहीं जाता आयरन, ना इंट्राडर्मल ना सबक्यूटेनियस। अब आयरन इंजेक्शन दिया जाता है डीप मसल्स में, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है। अब यहाँ पे कहा है कि जेट ट्रैक मेथड से देंगे कि इंट्रामस्कुलर से डेल्टॉइड में देंगे। तो मोस्ट ऑफ दी आयरन इंजेक्शन दिए जाते हैं जेट ट्रैक मेथड के द्वारा। क्यों, यदि इनको डायरेक्ट आपने इंजेक्ट किया तो मसल्स में टिश्यू इरिटेशन का रीज़न भी कॉज कर सकते हैं, इसीलिए इनको जेट ट्रैक मेथड के थ्रू क्या होता है, मेडिकेशन सील हो जाती है। मेडिकेशन सील होगी तो दूसरे टिश्यूज़ में नहीं जाएगी और इरिटेशन से बचाने का काम करेगी। जो भी आयरन मेडिकेशन है वो किस रूट से दी जाती है, जेट ट्रैक मेथड के द्वारा। किसके थ्रू, जेट ट्रैक मेथड के द्वारा, ताकि मेडिकेशन लॉक हो जाए एक ही जगह और दूसरे टिश्यूज में जाके इरिटेशन कॉज ना करे। क्लियर। नेक्स्ट वन, द एक्सपेक्टेड हाइट ऑफ अ नॉर्मल चाइल्ड एट 12 मंथ्स। यदि बच्चे की उम्र 12 महीने है, बच्चे की उम्र 12 महीने है तो उसकी हाइट कितनी होगी, 45 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर या फिर 100 सेंटीमीटर। तो जो एक नॉर्मल टर्म न्यूबॉर्न बेबी होते हैं तो उनकी हाइट होती है 50 टू 55 सेंटीमीटर तक, 50 टू 55 सेंटीमीटर तक। एवरेज इंडियन की तो 50 सेंटीमीटर तक होती है, लेकिन यदि 12 महीने की बात करते हैं आप तो कितनी हो जाएगी, तो होगी 75 सेंटीमीटर। देखिए बर्थ के समय, जन्म के समय कितनी होती है जनरली, 50 सेंटीमीटर, 3 महीने में होगी 60 सेंटीमीटर, 9 में 70, फिर आफ्टर 1 ईयर के बाद हाइट स्लो बढ़ना स्टार्ट होती है, धीरे धीरे बढ़ेगी। ऐसा नहीं जैसे आपका वजन है डबल हो जाता है, ऐसा नहीं होता है कि वजन, आपके बच्चे का वजन एट द टाइम ऑफ बर्थ 2.5 kg है, 5 to 6 मंथ में 5 kg हो जाएगा, डबल हो जाएगा। लेकिन हाइट का सिस्टम ऐसा नहीं है कि जन्म के समय 50 सेंटीमीटर है तो 6 महीने में 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। 100 सेंटीमीटर होने में बच्चे को टाइम लगेगा, मे बी 4 ईयर तक बच्चे की हाइट 100 सेंटीमीटर तक पहुंच जाएगी। इट्स डिपेंड ऑन योर बच्चे के बर्थ के समय पर क्या हाइट थी। अब बच्चे की हाइट इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है कि माँ का जो गैस्चर है, माँ की बॉडी का वेट है, माँ की हाइट है, फादर की हाइट है, जेनेटिक्स रीजन पर भी डिपेंड करती है। तो 45 सेंटीमीटर के बच्चे भी पैदा होते हैं, 40 सेंटीमीटर के भी होंगे। तो एक नॉर्मल बच्चे में यदि बात कर रहे हैं हम तो हाइट एट द टाइम ऑफ बर्थ होती है 50 सेंटीमीटर, लेकिन ये 12 महीने के बच्चे में कितनी हो पाएगी, 75 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन, इंक्रीज डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग विथ नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इज कॉल्ड। तो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है, मतलब नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट का मतलब कितना है, यहाँ पर 16 to 20 तक है। क्लियर, रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पर डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग क्या है, बढ़ी हुई है। तो क्या है, कुस्माल ब्रीदिंग, ब्रेडिपनिया, ऑर्थोपनिया, फिर हाइपर एपनिया। ब्रेडिपनिया का तो मतलब कम होना, 16 से भी कम। ऑर्थोपनिया का मतलब लेटने में, सांस लेने में दिक्कत होना। हाइपर एपनिया, हाइपर एपनिया का मतलब है कि डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग बढ़ना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। कुस्माल ब्रीदिंग क्या है, डीप रैपिड ब्रीदिंग पैटर्न। मतलब डीप का मतलब है कि जब आपकी बॉडी और ऑर्गन ज़्यादा एसिडिक हो गए हों तो उस टाइम पर आपकी बॉडी में क्या है, CO2 है, जो CO2 क्या है, ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसीलिए कुस्माल ब्रीदिंग देखने को मिलेगी। आप ब्रीथ फास्ट करेंगे मतलब सांस बहुत ज़्यादा लेंगे और गहरी लेंगे, ब्रेडिपनिया में स्लो हो जाएगी ब्रीदिंग रेट, टेकिपनिया में बढ़ जाएगी, ऑर्थोपनिया में लेटे रहेंगे जब आपको थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत होगी। देखिए पैटर्न इस तरीके से होगा,
यूपनिया, EU वर्ड कहीं पर भी जुड़ जाए दैट मीन्स क्या है, नॉर्मल है सब, क्या है, नॉर्मल है सब कुछ। यूपनिया वर्ड जुड़ता है मतलब क्या है, सब नॉर्मल है। लेकिन डिस्निया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, टेकिपनिया का मतलब रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गई है, ब्रेडिपनिया में कम हो गई है, एपनिया में स्टॉप ही हो गई है, फ्लैट। हाइपर एपनिया में डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग बढ़ गई लेकिन रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या है, नॉर्मल है। काइनी स्ट्रोक पूछा जाता है तो इसमें पहले बढ़ेगी फिर घटेगी फिर बढ़ेगी, कुछ बीच टाइम में एपनिया भी होगा मतलब सांसें रुकेंगी भी। उस्माल है जो हाइपर एपनिया भी और टेकिपनिया, दोनों तरीके की कंडीशन इसमें हो सकती है। नेक्स्ट वन इज अ नर्स एंटर्स अ रूम एंड फाइंड अ पेशेंट लाइंग ऑन द फ्लोर, विच एक्शन शुड द नर्स परफॉर्म फर्स्ट। तो यहाँ पर एक नर्स रूम में जाती है, देखती है कि मरीज धरती पर डला हुआ है, तो एज अ नर्स आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं, असिस्ट द पेशेंट बैक टू बेड, एस्टेब्लिश वेदर द पेशेंट इज रिस्पॉन्सिव, आस्क द पेशेंट व्हाट हैपन, कॉल फॉर हेल्प टू गेट द पेशेंट बैक इन बेड। मान लीजिए आप अपने राउंड पे गए, देखा मरीज जमीन पे लेटा हुआ है, लाइंग ऑन द फ्लोर, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज कि आपको चेक करना है पेशेंट ठीक है या नहीं, पेशेंट ठीक है या नहीं, सबसे पहली प्रायोरिटी यही होगी। देन आफ्टर आप डॉक्टर को कॉल करेंगे, हेल्प के लिए बुलाएंगे, लेकिन आपकी पहली प्रायोरिटी होगी कि आप पेशेंट को चेक करें रिस्पॉन्सिव है या नहीं, पेशेंट ठीक कंडीशन में है या नहीं। तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, एस्टेब्लिश वेदर द पेशेंट इज रिस्पॉन्सिव। नेक्स्ट वन, अ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अमंग न्यूबॉर्न कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग। तो जो NTD है, क्या है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, आप उसको न्यूबॉर्न में कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। आयरन टू द मदर इन थर्ड ट्राइमेस्टर, फॉलिक एसिड टू मदर इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, आयरन एंड फॉलिक एसिड थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, विटामिन K टू द मदर इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट डेवलप कब होता है, जब कंसीव करने के बाद से लेके बच्चे की सबसे पहले न्यूरल ट्यूब ही बनती है, नर्व ट्यूब बनती है। यदि उसको प्रॉपर फॉलिक एसिड ना मिल पाए तो वो क्या होगी, एक तरीके से डिफेक्ट कॉज करेगी। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जा सकता है, माँ को कंसीव करने के टाइम पर या कंसीव करना चाहते हैं तो उसी दौरान से फॉलिक एसिड दिया जाना स्टार्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भी वही करना है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, माँ को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही फॉलिक एसिड प्रोवाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। सॉरी फॉर दैट, ये क्वेश्चन 2 बार आपका आ गया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम है क्या, मॉर्निंग सिकनेस है, लिथार्जी है, एक्सेसिव वॉमिटिंग है कि एक्सेसिव लूज मोशन है। एक्सेसिव लूज मोशन का मतलब होगा डायरिया। मॉर्निंग सिकनेस प्रेगनेंसी में हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम के साथ साथ किसी किसी को मॉर्निंग सिकनेस होती है, मतलब वॉमिटिंग फील होगी लेकिन होगी नहीं। लेकिन जब यदि आपको एग्ज़ाम में मॉर्निंग सिकनेस ऑप्शन में हो, एक्सेसिव वॉमिटिंग भी हो, तो आप एक्सेसिव वॉमिटिंग को मार्क कीजिए। लेकिन हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम दिया हुआ है और एग्जाम में वॉमिटिंग वाला ऑप्शन नहीं है, तब आप मॉर्निंग सिकनेस को मार्क कर सकते हैं। दोनों चीज़ें आपके लिए कंफ्यूजिंग रहेंगी। तो यदि आपको मान लीजिए ऑप्शन में मॉर्निंग सिकनेस भी आ गया, एक्सेसिव वॉमिटिंग भी आ गई, तो आप क्या चूज़ करेंगे, एक्सेसिव वॉमिटिंग। क्या है, एक्सेसिव वॉमिटिंग। Which position to be provided to an unconscious patient while performing mouth care। यदि आप किसी बेहोश मरीज की ओरल केयर कर रहे हैं, माउथ केयर कर रहे हैं, तो आप उसको कौन सी पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे, फॉलोअर्स पोजीशन, नी चेस्ट, सुपाइन या फिर साइड लाइन पोजीशन। कौन सी पोजीशन देंगे आप, यदि किसी मरीज की ओरल केयर करते हैं, मरीज बेहोश है, तब आप उसको कौन सी पोजीशन देंगे, तब आप उस मरीज को देंगे साइड लाइन पोजीशन, ताकि एस्पिरेशन का जो रिस्क है वो कम रहेगा। अनकॉन्शियस मरीज को चोकिंग होने से बचाना है, एस्पिरेशन से बचाना है आपको। हो सकता है कि जब आप ओरल केयर कर रहे हो उसकी कुछ वॉमिट ना कर दे, वॉमिट करेगा तो एस्पिरेट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसीलिए मरीज को साइड लाइन मतलब हेड साइड करके है जो क्या करेंगे, उसकी ओरल केयर करेंगे। और कभी भी ओरल केयर करते टाइम मरीज की आपको डेंचर्स या फिर कुछ भी इंसर्ट नहीं करना, इवन जो लगे हुए हैं उसको बाहर निकाल देना है। क्लियर है। और हर 2 घंटे में आपको केयर करनी है और हमेशा मरीज को, अनकॉन्शियस मरीज को है जो
आपके लिए टंग ब्लेड, जब भी आप मुंह ओपन करते हैं तो पैडेड टंग ब्लेड ज़रूर यूज़ करें। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट है जो उसके मुंह में जो भी केयर करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करते हैं तो डायरेक्ट आप ना करें, लेकिन उसके पहले टंग ब्लेड ज़रूर यूज़ करें ताकि वो टंग बाइट ना कर पाए या फिर टंग है जो अंदर की तरफ है जो ना पलट पाए। इसीलिए ओरल केयर करते टाइम आपको क्या करना, साइड लाइक पोजीशन देना है ताकि जो वॉमिट यदि कर रहे हैं इनकेस टंग ब्लेड आप इंसर्ट करते हैं तो वो जो वॉमिटिंग वाला मटेरियल है एस्पिरेट ना हो पाए। क्लियर। नेक्स्ट वन इज Mr. Tiwari developed features of depression after his divorce. Here divorce is considered as, तो मान लीजिए मिस्टर तिवारी हैं, मिस्टर दुबे, कोई भी है, तो वो क्या हो रहा है, उनको डिप्रेशन डेवलप हो गया उनके डिवोर्स के बाद। तो ये क्या है, डिवोर्स है यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहा है, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, परपिचुएटिंग फैक्टर, प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर या फिर पर्सनालिटी फैक्टर। यहाँ पर डिप्रेशन है उनके लिए एक ऐसी सिचुएशन हो गई है कि डिवोर्स उनका, तलाक उनकी ऐसी कंडीशन बन गई कि वो उनको डिप्रेशन में ले गई। अब यहाँ पर डिवोर्स की जगह उनके किसी लव वन की डेथ हो सकती है या फिर उनकी जॉब जा सकती है, जिसके कारण वो क्या हो गए, डिप्रेशन में चले गए। तो ये क्या होगा, ये कहलाएगा प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है। देखिए यहाँ पर 3 तरीके के फैक्टर हैं, प्रेसिपिटेटिंग, परपिचुएटिंग और प्रीडिस्पोजिंग। तो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है जिसका मतलब उनके एक कोई स्पेसिफिक इवेंट हो गया, किसी लव्ड वन की डेथ हो गई जिसके कारण ट्रिगर का काम कर गए कि जो करंट प्रॉब्लम है उससे वो निपट ही नहीं पाए और उनको उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए यहाँ पर वो प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा हो गई कि वो सीधा डिप्रेशन में चले गए। तो यहाँ पर परपिचुएटिंग फैक्टर, तो प्रेसिपिटेटिंग क्या हो गया, कुछ ऐसा इवेंट हो गया, ट्रिगर हो गया जो उनको डिप्रेशन का रीज़न बन गया। तो यहाँ पर उनका जो डिवोर्स है वो क्या बन गया, वो बन गया प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। कौन सा, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। फिर आता है परपिचुएटिंग फैक्टर, द फैक्टर्स दैट आर कॉजिंग द पेशेंट सिम्टम्स टू कंटिन्यू और प्रोग्रेसिवली वर्सन। मतलब उनको मान लीजिए प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर के कारण उनका डिवोर्स हो गया, क्लियर, डिवोर्स हो गया, लेकिन उस टाइम पर कुछ और भी उनके साथ ऐसा हो गया कि उस डिप्रेशन के सिम्टम को और ज़्यादा, मान लीजिए उनका तलाक हुआ और उसी टाइम पर उनके किसी लव्ड वन की डेथ हो जाए या जॉब भी चली जाए तो ये यहाँ पर दूसरी मार पड़ गई उन पर, तो ये कहलाएगा परपिचुएटिंग फैक्टर। तो यहाँ पर जो परपिचुएटिंग फैक्टर क्या है कि उनकी जो कंडीशन है उसको और ज़्यादा वर्स्ट करने का काम करेगा। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर का मतलब है कि कोई डिसीज़ डेवलप होने के लिए एज अ रिस्क फैक्टर का और काम करेंगे। मान लीजिए आपको सर्दी खांसी जुकाम महीनों से चल रहा है और आप आइसोलेशन वार्ड में जाके आपकी ड्यूटी लगा दी जाए, वैसे ही तो आप छींक खांस के परेशान हैं और जाके आपकी ड्यूटी टीबी वाले डिपार्टमेंट में लगा दी जाए, ट्यूबरक्लोसिस के मरीज की केयर करने में लगा दी जाए, तो यहाँ पर आपको और रिस्क हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर का काम करेंगे। इट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। तो प्रेसिपिटेटिंग अलग है, ट्रिगर का काम करेंगे, लेकिन प्रेडिस्पोजिंग का मतलब है कि आप और ज़्यादा उस डिसीज़ के होने के लिए रिस्पॉन्सिबल बन जाएंगे, मतलब आपको ये डिसीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ससेप्टेबल हैं आप, क्योंकि ऑलरेडी छींक खांस के आपका इम्यून सिस्टम आपकी सर्दी खांसी के कारण वीक होते जा रहा है और उसी वीक टाइम पे आपकी ड्यूटी टीबी वाले में या कोविड वाले में लगा दें तो यहाँ पर प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर का काम कर जाएंगे। नेक्स्ट वन, अ बेबी हुज बर्थ वेट इज 3 kg। एक बच्चा है, बर्थ के टाइम पर वजन 3 किलोग्राम है। क्या है, बर्थ के टाइम पर बच्चे का वजन क्या है, 3 किलोग्राम है। तो यहाँ पर 4 साल में बच्चे का वजन कितना होगा, बताइए यहाँ पर कि 4 साल के बच्चे का वजन कितना होगा। अभी 3 किलो है एट द टाइम ऑफ बर्थ, लेकिन 4 साल में कितना होगा, 6 किलोग्राम, 12 किलोग्राम, 14 किलोग्राम या फिर 16 किलोग्राम। ऐसा ना आपको कई बार बताया है कि जब भी बच्चे का वजन दिया गया हो, आपको टाइमिंग दी गई हो कि 1 साल, 2 साल, 4 साल में कितना होगा, तो बच्चे का वजन होगा यहाँ पर कितना, 5 से 6 महीने में हो जाता है डबल, 1 साल में होता है कितना, 3 गुना, ट्रिपल, 9 किलो हो जाएगा 1 साल की उम्र में। क्वाड्रिपल होता है 2 साल में, लेकिन यहाँ पे 4 साल का पूछा है, कितना होगा, 16 किलोग्राम है। देखिए अब आप
तो यहाँ पर बच्चे का वजन 16 किलोग्राम होगा। 2 वीक में बच्चों का वजन है जो 1 से 2 पाउंड तक बढ़ेगा। 5 महीने में यह है कि डबल हो जाता है, 1 साल में ट्रिपल और 2 साल में 4 गुना। लेकिन 2 साल की उम्र के बाद बच्चे का वजन स्लो बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो वजन होगा वो कितना हो पाएगा, 16 किलोग्राम तक। नेक्स्ट इज विच एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग कॉज पुअर विजन एंड डिफिकल्टी इन कलर परसेप्शन। तो कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो आपके विजन को और कलर परसेप्शन में है जो डिस्टर्बेंस करेगी। स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथाम्ब्यूटॉल, रिफाम्सिन या फिर पायरासिनामाइड। रिफाम्सिन तो रेड ऑरेंज कलर की यूरिन का कॉज बनेगी। स्ट्रेप्टोमाइसिन आपको बहरा बना सकती है, 8वें नंबर की जो वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व उसको डैमेज कर सकती है। और विज़न में जो विज़न और कलर परसेप्शन को डिफ़िकल्ट करने का काम करेगी वो होगी इथाम्ब्यूटॉल। स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑटोटॉक्सिसिटी मतलब कि वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व डैमेज कर सकती है। रिफाम्सिन टेम्पररी डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन का कलर, स्किन का कलर, टीथ का, सलाइवा का, इनके कलर को चेंज कर सकती है। आइसोनियाजिड है यहाँ पर, तो आइसोनियाजिड है जो पेरीफेरल न्यूरोपैथी या फिर हेपेटोटॉक्सिसिटी का कारण बनेगी। और जो यहाँ पर इथाम्ब्यूटॉल है ये ऑप्टिक न्यूराइटिस मतलब जो आपकी आंखों की नर्व है उनको डैमेज कर सकती है, कलर ब्लाइंडनेस कर सकती है। तो इसका मेन ये रहेगा। क्लियर। तो ये 5 ड्रग हैं जो एंटी ट्यूबरकुलर की प्राइमरी ड्रग हैं। आइसोनियाजिड यदि आपको एग्जाम में आता है, मैं यहाँ पर और शॉर्ट में आपको ऐड कर देती हूँ। तो यदि आइसोनियाजिड की बात करें तो पेरीफेरल न्यूरोपैथी, आइसोनियाजिड क्या करेगी, पेरीफेरल न्यूरोपैथी। रिफाम्सिन है जो रिफाम्सिन क्या करेगी, आपका टेम्पररी जो यूरिन का कलर है या फिर यूरिन सलाइवा जो कलर है सब क्या करेगी, ऑरेंज रेड टाइप का कर देगी। फिर यहाँ पे आपकी आती है पायराजिनामाइड। क्या है, पायराजिनामाइड। तो पायराजिनामाइड है जो जनरली जॉइंट्स के लिए या फिर हाइपर यूरिसेमिया, यहाँ पर 2 चीज़ याद रखें, हाइपर यूरिसेमिया एंड हेपेटोटॉक्सिसिटी। हेपेटोटॉक्सिसिटी का कारण बनेगी इथाम्ब्यूटॉल। तो इथाम्ब्यूटॉल ऑप्टिक मतलब विजन को डिस्टर्ब करेगी आपके। क्लियर। फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का मेन यही है कि वो वेस्टिबुलोकोक्लियर जो 8th क्रैनियल नर्व है, क्या है, 8th क्रैनियल नर्व को डैमेज करेगी। लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ हियरिंग लॉस का कारण भी बन सकती है, क्योंकि आपके जो सुनने में जो कोक्लियर पार्ट है वो हेल्प करेगा, तो वो भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। तो ये 5 ड्रग हैं और इन 5 ड्रग के जो साइड इफ़ेक्ट हैं ज़रूर एग्जाम में आते हैं आपको। नेक्स्ट वन, द एक्ट ऑफ रबिंग ऑन एन ऑयल इनटू द स्किन टू प्रोड्यूस अ लोकल इफेक्ट इज नोन एज। तो जब आप अपनी स्किन पे कोई ऑयल रब करते हैं तो लोकल इफेक्ट कॉज करेगा, वो क्या, इंजेक्शन है, इनहेलेशन है, इनेक्शन है कि इन्फ्यूज़न। इन्फ्यूज़न का मतलब तो होगा डायरेक्ट आईवी में इंजेक्ट करना। इंजेक्शन का मतलब अलग अलग तरीके से हो सकता है, इंट्राडर्मल हो सकता है, आईवी हो सकता है, आईएम हो सकता है। इनहेलेशन का मतलब है कि नेजल स्प्रे के थ्रू कुछ भी चीज़ आपको इनहेल करना है। इनेक्शन का मतलब होगा रबिंग। क्या है, रबिंग। मान लीजिए आप झंडू बाम लगाते हैं अपने हाथ पैर में, लाल बाम लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं, सब क्या है, इनेक्शन है। इंस्टलेशन जो आप कान में ईयर ड्रॉप डालते हैं, आइज में ईयर ड्रॉप डालते हैं, वो हो गया। नेक्स्ट वन, A 50-year-old man present with sudden onset of dyspnea, breathlessness and chest pain. Examination shows tachypnea, hypotension, cyanosis, jugular vein distension, tachycardia and low-grade fever. The most likely diagnosis is. क्वेश्चन में कहा गया है कि मरीज को डिस्निया हो रहा है, मतलब ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, ब्रीथलेसनेस हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है। एग्जामिनेशन में पता चला कि टैकिपनिया हो रहा है, मतलब जो रेस्पिरेटरी रेट है वो क्या है, बढ़ रही है। बीपी लो हो रहा है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रही, बीपी लो हो रहा है और ब्लू साइनोसिस की कंडीशन हो रही है। जुगुलर वेन है जो नेक के यहाँ पे विजिबल हो रही है ज़्यादा। टैकिकार्डिया हो रहा है, मतलब पल्स रेट भी बढ़ रही है और फीवर भी है लो ग्रेड।
क्या है? एक्यूट एमआई, एमआई में फीवर नहीं आता है। एक्यूट अटैक ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, तो इसमें भी फीवर नहीं होता है, ना स्ट्रोक में होता है। ये सभी रीजन हैं किसके? ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म के। किसके? पल्मोनरी एम्बोलिज्म के। नेक्स्ट वन, while providing care to a patient with hepatitis, the nursing officer should take special precautions too. तो यदि जब आप हेपेटाइटिस वाले मरीज की केयर करते हैं तो एज अ नर्स आपको क्या स्पेशल प्रिकॉशन बरतने हैं? प्रिवेंट ड्रॉपलेट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, यूज कॉशन व्हेन ब्रिंगिंग फूड फॉर पेशेंट, वेयर मास्क एंड गाउन बिफोर एंटरिंग द रूम, यूज ग्लव्स व्हेन रिमूविंग द पेशेंट्स वेट पेन। तो यहाँ पर यदि आप हेपेटाइटिस मरीज की केयर करते हैं हॉस्पिटल में तो एज अ नर्स आप क्या करेंगे? तो हेपेटाइटिस है जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से नहीं फैलता है। क्लियर? जब आप मरीज को खाना लेके आते हैं तब भी नहीं आपको होने के चांसेस हैं। और ये गाउन और मास्क का तो यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो यदि हेपेटाइटिस वाला मरीज है तो यहाँ पर जब आप पेशेंट का जो बेड पेन है वो रिमूव करते हैं उस टाइम पे आपको ग्लव्स ज़रूर पहनना है, क्योंकि ये जो फीकल मटेरियल से हो सकता है। यदि हेपेटाइटिस एओरी हुआ तो यहाँ पर फीकल मटेरियल से होने के चांसेस रहेंगे। तो जब आपको क्या करना है? ग्लव्स पहन लेना है, क्योंकि यहाँ पर मरीज का डायरेक्ट आपकी जो मरीज है यहाँ पर डायरेक्ट उसके बेड पेन से आपको कुछ ना कुछ इन्फेक्शन मिल सकता है। तो इसीलिए ऐसे केस में आपको क्या करना है? अपने ग्लव्स है जो यूज़ करने हैं। नेक्स्ट वन, कि ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है, यदि पल्स रेट ज़्यादा है मतलब 90 से 102 बहुत हाई पल्स रेट है, ऐसे केस में पता चलेगा कि ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि जो सभी ऑप्शन दिए हैं रेस्पिरेटरी रेट कॉमन कंसीडर की जाएगी। तुरंत इन्फेक्शन कभी भी नहीं होता है कि तुरंत फीवर आ जाए, टाइम लगता है, 24 घंटे के बाद होता है। जब परपीरियल इन्फेक्शन होता है तो लास्ट है कि नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर पल्स रेट बढ़ी हुई है मतलब एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा है। नेक्स्ट वन, while assessing Mr. Gupta with Braden scale, the score attained what 8, which indicate the risk of developing pressure sore for Mr. Gupta। तो ब्रैडन स्केल यूज़ की जाती है प्रेशर सोर और डेक्यूबिटस अल्सर के लिए। अब यहाँ पर स्कोरिंग दी गई है 8। तो ये क्या है? माइल्ड है जो प्रेशर सोर है, मॉडरेट है, हाई है कि वेरी हाई है। तो ब्रैडन स्केल में स्कोरिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है। जब स्कोर बताया गया है कि 8 है तो कौन से लेवल पे है? माइल्ड, मॉडरेट, हाई या फिर वेरी हाई पर। तो ये प्रेशर सोर है, डेक्यूबिटस अल्सर है कितना? वेरी हाई पर। ये देखिए आप, नॉर्मली होती है जो माइल्ड टू नो रिस्क तक रहेगा। ब्रैडन सोर जो स्केल है यहाँ पर मतलब 15 से 23 तक है, मॉडरेट में 13 से 14, हाई रिस्क मतलब 10 से 12 तक, लेकिन 8 है तो मतलब वेरी हाई रिस्क पे है जो कि 6 से 9 बताई गई है। अब 6 से ज़्यादा जाती है तो बहुत ज़्यादा हाई है। और इसके जो चीज़ें चेक की जाती हैं ब्रैडन स्केल में वो 6 टर्म्स यूज होंगे: सेंसरी परसेप्शन, मॉइस्चर, एक्टिविटी, मोबिलिटी, न्यूट्रिशन, फ्रिक्शन और शियर। ये क्या है यहाँ पे चेक किए जाएंगे। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ओपनिंग दैट कनेक्ट्स टू आर्टरिया ऑफ फीटल हार्ट। जो फीटल हार्ट के आर्टरिया हैं उन आर्टरिया को कनेक्ट करने के लिए एक ओपनिंग होगी, वो ओपनिंग क्या है? डक्टस आर्टरियोसिस, डक्टस वीनोसस, फोरामेन ओवेल या फिर लिगामेंटम टेरेस। क्या होगा? 2 आर्टरिया हैं जो फीटल हार्ट में क्या है? कनेक्ट है, तो वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे यहाँ पर फोरामेन ओवेल। देखिए ये क्या है? फोरामेन ओवेल। ये रहा जो फोरामेन ओवेल है क्या करेगा? 2 आर्टरिया को कनेक्ट करेगा, तो ये फोरामेन ओवेल। डक्टस आर्टरियोसिस फीटल ब्लड वेसल्स है जो डाइवर्ट करेंगी राइट वेंट्रिकल, जो डाइवर्जन होगा राइट वेंट्रिकल टू आओर्टा, आओर्टा टू बॉडी, बॉडी टू फीटल गैस एक्सचेंजर में। और जो डक्ट है जो आफ्टर बर्थ के कुछ घंटों के बाद क्या हो जाती हैं? क्लोज हो जाती हैं। नेक्स्ट वन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक कंडीशन कैरेटोटाइप 47XXY इज सीन। तो ये XXY है, किस कैरेटोटाइप 47 में देखने को मिलेगा? मतलब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है यहाँ पे। अभी तक हमने डेफिशिएंट पढ़े थे, ट्रायोसोमी पढ़ी थी, मतलब कमी है। यहाँ पर कैरियोटाइप है मतलब 47 मतलब एक ज़्यादा है।
डाउन सिंड्रोम है, क्लीनीफेल्टर, एडवर्ड या फिर पटाऊ। तो एडवर्ड, डाउन, पटाऊ ये सब क्या है, ट्रायोसोमी है, लेकिन XXY है, 47 कैरियोटाइप है, मतलब ये क्या हो गया होगा, क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। एडवर्ड ट्रायोसोमी का मतलब होता है कमी है। पटाऊ सिंड्रोम में 13 नंबर का ट्रायोसोमी है, एडवर्ड में 18, डाउन सिंड्रोम में 21। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है आपको, एक्स्ट्रा है, जेनेटिक कंडीशन है XXY के, मतलब एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, तो 47 कैरियोटाइप है, तो कहलाएगा क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट वन, डार्क ब्राउन वेजाइनल डिस्चार्ज एंड अ नेगेटिव प्रेगनेंसी टेस्ट इज सीन इन विच अबॉर्शन। तो डार्क ब्राउन कलर का वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है, तो ये क्या है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन, एमिटेंट, थ्रेटेंड या फिर मिस्ड अबॉर्शन। तो ये कौन से अबॉर्शन है, तो ये कहलाएगा आपका मिस्ड अबॉर्शन। क्या होगा, मिस्ड अबॉर्शन। नेक्स्ट वन इज रॉबर्ट साइन इज फाइंड इन। रॉबर्ट साइन है जो UPCHO एग्जाम में आ चुका है। रॉबर्ट साइन किस में देखने को मिलेगा, हाइड्रेटिफॉर्म मोल के केस में, एब्रप्टो प्लेसेंटा के केस में, प्लेसेंटा प्रीविया में, कि इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ, किस केस में देखने को मिलेगा रॉबर्ट साइन। तो रॉबर्ट साइन देखने को मिलेगा IUFD में, किसमें, IUFD में। रॉबर्ट साइन है, देखिए आप, प्रेजेंस ऑफ गैस शैडो विद इन द हार्ट और द ग्रेटर वेसल्स इन केस ऑफ फीटल डेथ इन यूट्रस। यदि यूट्रस में फीटल की डेथ हो जाती है तो जब सोनोग्राफी की जाएगी तो उस सोनोग्राफी में जो फीटल का हार्ट है यहाँ पर गैस की शैडो देखने को मिलेगी। प्रेजेंस ऑफ गैस शैडो विद इन द फीटल हार्ट, जो हार्ट है उसमें गैस शैडो देखने को मिलेगी। एक तो रेयरली होगा और ये जनरली जब होगा जब फीटल की डेथ हुए, फीटस की डेथ हो गई यूट्रस में 1 से 2 दिन तक हो गए हों। तो यहाँ पर कभी कभी 12 घंटे, मतलब यहाँ पर 12 घंटे के बाद यदि फीटल डेथ हुए 12 घंटे तक हो गए हैं, जो गैसेस का एक्सचेंज करेगा फीटल हार्ट, वहाँ पर गैसेस क्या होंगी, सॉरी ब्लड फ्लो, ब्लड का जो एक्सचेंज करेगा वहाँ पर गैस भरी हुई दिखेगी USG में, तो वो कहलाता है रॉबर्ट साइन। एक होता है स्पेल्डिंग साइन, क्या है, एक होता है आपका स्पेल्डिंग साइन। तो स्पेल्डिंग साइन का मतलब है कि जो बोन्स हैं, फीटल स्कल्स की बोन्स हैं, वो एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगी, कोलैप्स हो जाएंगी। क्या होंगी, कोलैप्स होंगी। 2 साइन आ सकते हैं, एक होता है रॉबर्ट साइन जो इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ है, इसमें आपको एक पूछा जा सकता है रॉबर्ट साइन, और दूसरा होता है स्पेल्डिंग साइन। क्या है, स्पेल्डिंग साइन। दोनों साइन देखने को मिलते हैं इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ में ही। रॉबर्ट साइन में हार्ट के अंदर गैसेस फील्ड में USG में दिखाई देंगी, और स्पेल्डिंग साइन में क्या होगा, जो फीटल स्कल की बोन है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगी, चढ़ जाएंगी एक दूसरे के ऊपर, तो कहलाएगा स्पेल्डिंग साइन। और जो साइन है वो क्या होंगे, पेन और क्रैम्पिंग होंगे, फीटल किकिंग एंड मूवमेंट स्टॉप हो जाएंगे, फीटल हार्ट बीट जो आप डॉपलर के थ्रू चेक करेंगे तो इनडिटेक्टेबल होगी, कुछ भी नहीं सुनाई देगा। फीटल हार्ट बीट मूवमेंट हैं जो अल्ट्रासाउंड में भी डिटेक्ट नहीं होंगे। इन्वेस्टिगेशन में 100% पता चलेगा जब आप क्या करेंगे, USG करेंगे तब। रॉबर्ट साइन होगा, स्पेल्डिंग साइन होगा। स्पेल्डिंग साइन का मतलब होगा कि जो बोन्स है, स्कल बोन्स क्या हो जाएंगी, कोलैप्स हो जाएंगी एक दूसरे के ऊपर, ओवरलैप हो जाएंगी। गैस शैडो देखने को मिलती है विद इन 12 आवर में। वॉल साइन का मतलब है हाइपरफ्लेक्शन ऑफ द स्पाइन। हेलिक्स साइन होगा, अम्बलाइकल आर्टरीज में गैस देखने को मिलेंगी। क्राउडिंग ऑफ द रिब्स शैडो, रिब्स हैं वो क्या होंगी, इकट्ठी हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये सभी साइन किसके हैं, ये सभी साइन हैं USG करेंगे जब आप, तब देखने को मिलेंगे USG में। एक्सरे एब्डोमेन का करेंगे स्ट्रेट, रॉबर्ट साइन देखने को मिलेगा, स्पेल्डिंग साइन होगा, वॉल साइन होगा, हेलिक्स साइन होंगे, क्राउडिंग होगी किसकी, रिब्स शैडो की। तो ये सभी क्या है IUSD के, कि इंट्रायूट्राइन फीटल डिवाइस के, इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ के साइन की, जो यूट्रस में ही फीटल की डेथ हो गई है। तो नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, विच स्टेटमेंट अमंग फॉलोइंग इज ट्रू एज फार एज मैच्यूरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इज कंसर्न्ड। तो ग्राफियन फॉलिकल का जो मैच्यूरेशन होता है उनके लिए क्या सही है।
Maturation is influenced by both FSH and LH. Maturation is only influenced by FSH. Maturation is influenced by luteinizing हार्मोन या फिर only influenced by प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। मतलब कि कौन सा हार्मोन है जो ग्राफियन फॉलिकल जब मैच्योर होती है उसी के बाद एग रिलीज होता है ओवरी के थ्रू। तो यहाँ पर क्या सही स्टेटमेंट है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। कोई डाउट रह जाते हैं तो आप बेझिझक होके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।